एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हमने सीरीज़ स्टार्ट की न्यूट्रिशन और पोषण के ऊपर, उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज है जो हमारी थर्ड सीरीज़ है यहाँ पे। तो जो भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड कराती हूँ कि मेडिकल एंड नर्सेज हब का दूसरा शॉर्ट्स चैनल है, जहाँ पे आपको नर्सिंग कंटेंट के अलावा जो नॉन नर्सिंग है वो भी ऐड आपको यहाँ पे किया जा रहा है। शुरुआत यहाँ पे हमने जीके जीएस के साथ में की है, लेकिन बीच बीच में आपको न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग या लैब टेक्नीशियन या फार्मासिस्ट या और अदर पैरामेडिकल कैटेगरी के भी आपको यहाँ पे कंटेंट अवेलेबल करवाया जाएगा। तो आज की जो हमारा ये थर्ड नंबर है न्यूट्रिशन का, क्योंकि इस तरीके के हम 12 या फिर 13 है जो 13 क्लासेस करेंगे। आफ्टर दैट न्यू क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट होंगी। तो ये हमारी तीसरे नंबर की यहाँ पे क्लास है आपके लिए, थर्ड नंबर की है यहाँ पे। तो यहाँ पे आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो आपको ये रहा, वेस्ट टू हिप रेशियो इज एन इंडिकेटर ऑफ। कमर से नितंब का अनुपात किसका संकेतक है? पेलाग्रा का, ओबेसिटी का, नेल ग्रोथ का कि विजिबिलिटी का? किसका होगा यहाँ पर? तो क्या है? वेस्ट टू हिप रेशियो। क्या है? वेस्ट टू जो हिप रेशियो है यहाँ पर, ये किसका है? तो यहाँ पर ये जो कमर से नितंब का अनुपात निकाला जाता है, वेस्ट टू हिप, ये पेलाग्रा का नहीं है, ये है मोटापे का। किसकी निशानी है? मोटापे की निशानी है कि जो वेस्ट है आपकी और हिप का रेशियो एक सा हो जाए, दोनों का रेशियो क्या हो जाए? एक सा हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा? यहाँ पर ये है आपकी ओबेसिटी की तरफ इशारा किया जा रहा है। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है यहाँ पे, स्पेशली न्यूट्रिशन के और कम्युनिटी के। तो यहाँ पे आप लोग जो लोग इवन नर्सिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अदर पैरामेडिकल कैटेगरी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपीएससी एएनएम का दे रहे हैं, वो सब इसको देख सकते हैं। डायरियल डिसीज, मीजल्स एंड रेस्पिरेटरी आर अदर इन्फेक्शन रिजल्ट इन। तो दस्त व संबंधित रोग, खसरा और श्वसन एवं अन्य संक्रमण के परिणामतः क्या हो सकता है? पॉजिटिव प्रोटीन एंड एनर्जी बैलेंस, नेगेटिव प्रोटीन एंड एनर्जी बैलेंस, इक्वल प्रोटीन एंड एनर्जी बैलेंस, या इनमें से कोई नहीं। इस तरीके के क्वेश्चंस को सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। पहली चीज़, डायरियल डिसीज़ होती है तो क्या यहाँ पे आपकी एनर्जी का लेवल बढ़ेगा? बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। दूसरा, खसरा होता है या आपको कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं, कोई और इन्फेक्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में पॉजिटिव प्रोटीन एंड एनर्जी बैलेंस, तो यहाँ पे आपकी ऊर्जा का संतुलन कहाँ से होगा? जब आपको इवन नॉर्मली वायरल हो, फीवर हो, तब भी आपका खान पान छूट जाता है, तो यहाँ पे तो आपका नहीं होगा। क्लियर? फिर आपका इक्वल प्रोटीन एनर्जी बैलेंस, ये भी नहीं होगा, क्योंकि डायरिया में ऑलरेडी आपकी एनर्जी क्या होगी? लॉस्ट होगी, क्योंकि आपको लूज मोशन होंगे, वॉमिटिंग हो सकती है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में यदि आपको सर्दी खांसी जुकाम टाइप भी सिचुएशन होती है तो आपकी एनर्जी का भी लॉस होता है, क्योंकि आप खा पी नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर भी सेम एज क्या होगा आपका? नेगेटिव प्रोटीन एंड एनर्जी बैलेंस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। फिर है क्वेश्चन हमारा, ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इज टू प्रोवाइड। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या प्रदान करना है? टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर टू द रूरल पॉपुलेशन, मतलब ग्रामीण जनसंख्या को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य देखभाल प्रोवाइड कराना, मुहैया कराना। टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हेल्थ केयर टू द रूरल पॉपुलेशन, जो ग्रामीण जनसंख्या है उनको किफ़ायती स्वास्थ्य देखभाल प्रोवाइड कराना, मतलब वो इस चीज़ को अफोर्ड कर सकें। टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू स्पेशली द वल्नरेबल ग्रुप, विशेष रूप से असुरक्षित समूहों को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान कराना, या फिर सभी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या है कि जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, क्या है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, इसका काम क्या है कि जो गांव की जनता है, ग्रामीण जनता है, उनको क्वालिटेटिव हेल्थ केयर का प्रोवाइड कराना है, ऐसी स्वास्थ्य देखभाल प्रोवाइड कराना है, ऐसी मेडिकेशन प्रोवाइड करानी है जिनको वो अफोर्ड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। स्पेशली जो वल्नरेबल ग्रुप्स में बच्चे आ जाते हैं, महिलाएं आ जाती हैं, बुजुर्ग आ जाते हैं, उन सभी को हेल्थ फैसिलिटीज़ मुहैया कराना है। तो यहाँ पर आपका आंसर भी क्या होगा? उपर्युक्त सभी। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, NRHM में, इसका मुख्य काम क्या है? लोगों को अच्छी देखभाल का मतलब ऐसी जो वो उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, और साथ ही साथ वल्नरेबल ग्रुप मतलब जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ मुहैया कराना है। फिर है हमारा क्वेश्चन,
इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ इन्फ्लुएंजा रेंज फ्रॉम, तो जो इन्फ्लुएंजा है इसकी रोगोद्भवन अवधि क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंक्यूबेटरी पीरियड का मतलब होता है जब हमारे शरीर में बैक्टीरिया हो या वायरस हो, बैक्टीरिया वायरस एंट्री करने के बाद से जो साइन सिम्टम्स हो करे, क्या करे, लक्षण दिखाए। सीधी सी भाषा में समझें, कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर में एंट्री करता है, घुसता है, उसके बाद जो हमारा शरीर लक्षण दिखाएगा, तो वो जो घुसने के बाद, एंट्री करने के बाद से लेके लक्षण दिखाने तक का जो ड्यूरेशन है वो कहलाता है इंक्यूबेटरी पीरियड। तो इन्फ्लुएंजा का इंक्यूबेटरी पीरियड यहाँ पर क्या है, तो वो होता है 1 से 7 दिन का ही। कितना, 1 से 7 दिन का ही यहाँ पर इसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा। याद रखें, आपको डायरेक्ट इंक्यूबेशन पीरियड की भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। फिर है क्वेश्चन, ब्रेस्ट फीडिंग इज़ नॉट गिवन व्हेन, तो हमें स्तनपान नहीं करवाना है, कब नहीं करवाना है। अ मदर सफ़र फ्रॉम क्रॉनिक इलनेस, माता किसी दीर्घकालिक रोग से पीड़ित हो। अनदर प्रेगनेंसी इंटरवेंस ड्यूरिंग लैक्टेशन, स्तनपान के दौरान माता पुनः गर्भवती हो जाए। या फिर ब्रेस्ट मिल्क हैज़ कम्प्लीटली स्टॉप्ड और इनसफिशियंट फॉर द चाइल्ड, माँ का दूध पूरी तरह रुक चुका हो या बच्चे के लिए अपर्याप्त हो। तो ब्रेस्ट फीडिंग हमें कब नहीं करवानी है, तो ब्रेस्ट फीडिंग हमें नहीं करानी है। माँ को कोई लॉन्ग टर्म बीमारी हो, मतलब क्रॉनिक बीमारी का मतलब है ऐसी बीमारी जिसका ट्रीटमेंट चल रहा हो, जो ट्रीटमेंट में जो मेडिकेशन दी जाती हैं वो बच्चे को अफेक्ट कर सकती, तो ऐसे केस में नहीं करवाना है। ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू भी कुछ मेडिकेशन, जो जैसे मेडिकेशन प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चा गर्भ में हो उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं, वैसे ही ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू मेडिकेशन का जो यहाँ पे कंपोजिशन है, कुछ कुछ मेडिकेशन ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू भी बच्चे को हम कर सकती हैं। दूसरा, यदि माँ, बच्चा मिल्क पी रहा है, आपने गांव में ये चीज़ बहुत देखी होगी कि पहला बच्चा 5-6 महीने का होगा, दूसरी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। एक तो अवेयरनेस नहीं रहती है, क्योंकि 2 बच्चों के बीच में एटलीस्ट एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 2 से 3 साल का गैप तो होना ही होना चाहिए। तो यहाँ पर इस कारण भी आपको बच्चे को फीड अपने नहीं करवाना है। तीसरा है यहाँ पर, यदि मिल्क ही नहीं बन रहा है, ब्रेस्ट मिल्क ही नहीं बन रहा है, जब बनेगा ही नहीं, बच्चे ज़बरदस्ती शक करेगा तो माँ को भी दिक्कत होगी, बच्चा भूखे पेट रहेगा तो भी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे इन सभी केसेस में आप क्या कर सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग है जो नहीं करवाइए तो बेटर होगा। फिर है यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग कब तक करवानी पड़ती है, तो एटलीस्ट 6 महीने की उम्र तक, यदि पॉसिबल हो तो 6 महीने की उम्र तक बच्चे को ओनली माँ का दूध पिलाना है, जिसको कहा जाता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, अदर देन पानी भी नहीं। फिर है हमारा क्वेश्चन, सब्सटेंस नीडेड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज कॉल्ड, तो कौन से पदार्थ की ज़रूरत होगी जिससे हमारी ग्रोथ, एनर्जी, बॉडी में जो रिपेयरिंग है, मेंटेनेंस है, उसका काम होते रहेगा। प्रोटीन से, विटामिन से, कार्बोहाइड्रेट से या फिर वसा से। बहुत ईजी है। तो हमारे शरीर में टिश्यूज़ की जो ग्रोथ है, यहाँ पे टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रोटीन। क्या होगा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रोटीन। जो 2 तरीके के हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़े, एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। तो मैक्रो में आपका आता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, माइक्रो में आते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। 1 ग्राम प्रोटीन से, यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन कितनी कैलोरी देगा हमें, तो 1 ग्राम प्रोटीन हमें देगा 4 कैलोरीज। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देगा हमें 4 कैलोरीज। वहीं 1 ग्राम फैट आपको कितनी देगा, 9 कैलोरीज। फिर है हमारा क्वेश्चन, आइडियल वेट, बॉडी वेट ऑफ एन इंडियन रेफरेंस मैन एंड वुमेन रिस्पेक्टिवली आर, तो एक जो यहाँ पर एक आइडियल वेट कहा गया है, एक भारतीय महिला और पुरुष का वजन कितना होना चाहिए, आदर्श शरीर भार कितना होना चाहिए, 70 किलोग्राम एंड 60 किलोग्राम। तो यहाँ पर जो पहला रेशियो जो काउंटिंग बता रही है, ये 70 किलोग्राम एक मैन का है और 60 किलोग्राम महिला का है। वैसे ही 60 केजी मेल है, 55 केजी वुमेन का है, 50 केजी या 45 केजी, 45 और 40 केजी।
तो एक इंडियन रेफरेंस, बट यहाँ पे वजन आपका लंबाई पर भी डिपेंड करता है। लेट से लंबाई ज़्यादा है, बट यहाँ पे इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं दिया गया। लेट से लंबाई ज़्यादा है तो वज़न आपका 80 kg तक भी चलेगा, 80 kg तक भी चलेगा। वही जो आपका एक आइडियल निकल के आता है जो कहलाता है बॉडी मास इंडेक्स। यहाँ पर एस पर हाइट और वेट है जो कैलकुलेट किया जाता है। बट इन केस इंडियन रेफरेंस यहाँ पे बात की जा रही है तो 60 kg मेल का और 55 kg महिला का वजन है जो एक आइडियल वेट कंसीडर किया गया है। आदर्श शरीर भार है भारतीय पुरुष का 60 किलोग्राम, महिला का 55 किलोग्राम। फिर यहाँ पे क्वेश्चन लाइफ साइकिल ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज ऑफ। तो जो लाल रक्त कोशिकाओं हैं इनका जीवन काल कितना होता है? 90 दिनों का, 110 दिन का, 120 दिन का या 135 दिन का। जो बच्चे होते हैं उनका 90 दिन का होता है, बट जो एडल्ट पर्सन है उनमें आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का। कितना? 120 दिन का। नेक्स्ट वन इज मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट इज एक्सप्रेस्ड इज। मातृ मृत्यु दर को किसके रूप में व्यक्त किया जाता है? नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन डाइंग पर 100 ऑफ प्रेगनेंसी, प्रति 100 गर्भावस्थाओं पर गर्भवती महिलाओं की मृत्यु की संख्या, या फिर नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन डाइंग पर 1000 ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन डाइंग पर 10,000 ऑफ प्रेगनेंसी, नंबर ऑफ वुमेन डाइंग पर 1 लाख ऑफ प्रेगनेंसी। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान से सुनिए, हमेशा आपने पढ़ा है कि जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है उसमें लाइव बर्थ पर जो डेथ 1000 पे कंसीडर होती है, डिनोमिनेटर जो आपका होता है। लेकिन जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है, मातृ मृत्यु दर क्या है? मातृ मृत्यु दर है, इसमें 1 लाख की यहाँ पे काउंटिंग ऐड की जाती है। नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन डाइंग पर 1 लाख ऑफ प्रेगनेंसी, प्रति 1 लाख गर्भावस्थाओं पर गर्भवती महिलाओं की मृत्यु की संख्या। अब मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट का एक मेन कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है? वो होती है ब्लीडिंग। क्या होती है? ब्लीडिंग होते हैं। मैं आपको रिमाइंड कराती हूँ, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट कंसीडर कब की जाती है? प्रेगनेंसी कंसीव करने से लेके, गर्भ धारण करने से लेके डिलीवरी होने के यदि 42 दिनों तक माँ की डेथ हो जाए तो वो कहलाता है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। यहाँ पर काउंटिंग की बात करें तो कितना है? प्रति 1 लाख गर्भावस्थाओं पर गर्भवती महिलाओं की मृत्यु की संख्या। क्लियर? दूसरा यहाँ पे सबसे ज़्यादा भारत में हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मातृ मृत्यु दर का कारण है हेमरेज और ब्लीडिंग। अब वो ब्लीडिंग ड्यूरिंग द लेबर हो सकती है, मोस्ट ऑफ दी केसेस में पोस्टपार्टम हेमरेज रीजन होता है, मतलब डिलीवरी होने के बाद जो ब्लीडिंग होती है वो रीजन हो सकता है, और फिर अदर रीजन होते हैं सेप्सिस, इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया वगैरह होना। बट इन मोस्ट केसेस में होता है क्या? ब्लीडिंग का होना। तो याद रखें, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन डाइंग पर 1 लाख ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद से ही, मतलब गर्भ धारण करने से लेके ही डिलीवरी होने के यदि 42 दिनों तक माँ की डेथ हो जाती है तो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है जो कहलाएगी। भारत में सबसे कॉमन कारण है इसका ब्लीडिंग का होना। नेक्स्ट वन, इन अ बैलेंस्ड डाइट द परसेंटेज ऑफ टोटल कैलोरीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट शुड बी बिटवीन। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त कुल कैलोरी का कितने प्रतिशत होना चाहिए? 40 से 50%, 60 से 70%, 80 से 90% या फिर 90 से 100%। तो एक बैलेंस डाइट में जो हम कैलोरी लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट से हमें एटलीस्ट 60 से 70% तक है जो एनर्जी मिल जानी चाहिए। फिर है इंटरनेशनल वुमेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को कब मनाते हैं? 6 मार्च को, 8 मार्च को, 10 मार्च को या फिर 15 मार्च को। तो यहाँ पर आपको हेल्थ के रिगार्डिंग यदि डेज एग्जाम में आते हैं तो याद रखिए कि जो वुमेंस डे है, क्या है? वुमेंस डे है, हम कब मनाते हैं? तो वुमेंस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं हम 8 मार्च को। कब? 8 मार्च को। और इस साल की थीम थी फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट इक्वलिटी एम्पावरमेंट। इस साल की जो थीम थी
वो आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं यहाँ पे आपको बोल देती हूँ। राइट, इक्वेलिटी, एम्पावरमेंट मनाते कब है? 8 मार्च को। नेक्स्ट वन, व्हाट डिसीज आर रेगुलरली टेस्टेड फॉर इवन ड्यूरिंग नॉर्मल प्रेगनेंसी? इनमें से सामान्य गर्भावस्था के दौरान किन रोगों के लिए नियमित जांच की जाती है? एड्स के लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए, डाउन सिंड्रोम के लिए, क्या सभी के लिए? तो इवन जो नॉर्मल प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है उस दौरान भी आप एड्स का पता कर सकते हैं। शुरुआती प्रेगनेंसी में ही आपके VDRL टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होते हैं, बहुत सारे टेस्ट करवाए जाते हैं। तो उन्हीं टेस्ट में आपको एलिजा टेस्ट भी एक होता है, तो ये सब पता किए जा सकते हैं। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में एड्स का भी डायग्नोस किया जा सकता है, हेपेटाइटिस बी भी हो सकता है, डाउन सिंड्रोम का भी पता लगाया जा सकता है, जो एक एनोमली स्कैनिंग होती है। एनोमली स्कैनिंग आपने नाम सुना होगा। साथ ही साथ अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल चेक किया जाता है। तो इन सब चीज़ों से पता किया जा सकता है कि जो बच्चा गर्भ में पल रहा है वो उसमें इस तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो यहाँ पर कौन सी बीमारी पता की जा सकती हैं? तो इस सभी को पता किया जा सकता है। फिर है हमारा अकॉर्डिंग टू ICMR 2010 एडिशनल प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर एन एक्सपेक्टेंट मदर इज। एक्सपेक्टेंट मदर का मतलब है गर्भवती महिला। क्या है यहाँ पर? ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिला के लिए आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 10.5 ग्राम, 15.25 ग्राम, 20.4 ग्राम या फिर 27.2 ग्राम। तो जो एक महिला गर्भवती है, क्या है? गर्भवती महिला है, तो उसमें एज पर ICMR के अकॉर्डिंग जो प्रोटीन का अमाउंट होना चाहिए 27.2 ग्राम तक। कितना? 27.2 ग्राम तक है जो होना चाहिए। फिर है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज्ड इन ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग द डेंगू फीवर? तो किसी को यदि डेंगू होता है तो किस मानव शरीर में डेंगू होने के कारण क्या घट जाता है? RBC का लेवल, शक्कर का लेवल मतलब शुगर, प्लेटलेट्स का या फिर हीमोग्लोबिन का। सबको पता है डेंगू फीवर में एज फास्ट तरीके से जो चीज़ घटती है वो होती है प्लेटलेट्स की काउंटिंग। प्लेटलेट्स हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने में मतलब क्लॉट बनाने में हेल्प करती हैं, लेकिन डेंगू हेमरेजिक फीवर में कभी कभी ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो डेंगू में जो सबसे फास्ट तरीके से डिक्रीज होती हैं वो होती हैं प्लेटलेट्स। और डॉक्टर जब इवन मरीज को डेंगू होता है तो डेली वे में प्लेटलेट्स काउंटिंग है जो टेस्ट है जो करते हैं कि ज़्यादा तो नहीं घट रही हैं। फिर है विच अमंग दी फॉलोइंग इज़ नॉट अ बैक्टीरियल डिसीज? इनमें से कौन एक जीवाणुजन्य रोग नहीं है, मतलब बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी नहीं है? डिप्थीरिया, एड्स, वूफिंग कफ या फिर कोलेरा। अब यहाँ पर बैक्टीरिया से होने वाली नहीं है, मतलब 3 बैक्टीरिया से होने वाली है, एक वायरस से होने वाली है। तो डिप्थीरिया होता है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया नाम के बैक्टीरिया से। किससे? कॉर्नी बैक्टीरियम नाम के यहाँ पर कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया नाम के बैक्टीरिया से। एड्स होता है यहाँ पर किससे? HIV वायरस से। किससे? HIV वायरस से एड्स होता है। वूफिंग कफ, और इसको क्या कहा जाता है? काली खांसी, या फिर इसको 100 दिन की खांसी भी कहा जाता है, पर्ट्यूसिस भी कहा जाता है। जिसका पॉजिटिव एजेंट होता है बैक्टीरिया, उसका नाम है बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। नोट डाउन कर लीजिए। वूफिंग कफ का दूसरा नाम है 100 दिन की खांसी या फिर पर्ट्यूसिस, और इसका जो बैक्टीरिया है वो होता है बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। कोलेरा, हैजा जिसको हम कहते हैं, तो हैजा के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है विब्रियो कोलेरा नाम का बैक्टीरिया। अब यहाँ पर जो किससे रिलेटेड नहीं है, जो बैक्टीरिया से रिलेटेड नहीं है वो है एड्स, क्योंकि ये वायरस से होती है। किससे? वायरस से होगी, और ये वायरस का नाम क्या है? HIV वायरस। क्लियर है? नेक्स्ट वन, न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर। भारत सरकार द्वारा पोषण संबंधी रक्ताल्पता रोग निरोध कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? सीधा सा क्वेश्चन है। एनीमिया को रोकने के लिए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम लाया गया था भारत सरकार ने, तो ये लाया था 1970 में। कब आया था ये?
ये आया था 1970 में। यहाँ पे आपको जिन चीज़ों की डेट या ईयर है वो आपको रटने ही होंगे, वहाँ पे आपका लॉजिक काम नहीं करेगा। तो भारत सरकार ने एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए जो एक प्रोग्राम लाया था, न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम, तो वो लाया गया था 1970 में। नेक्स्ट वन इज व्हेन ए वुमन हैव सम नोजिया और वॉमिटिंग और मॉर्निंग सिकनेस पर्टिकुलरली ड्यूरिंग, कई महिलाओं को थोड़ी उबकाई या उल्टियाँ या मॉर्निंग सिकनेस होती है, जो विशेष रूप से कब होती है, किस दौरान होती है? फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, द फर्स्ट 1 to 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, द 4 to 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर 6 से 9 महीने की अवस्था में, गर्भावस्था में। तो यहाँ पर महिलाओं में आपने देखा होगा, टीवी सीरियल में, मूवीज़ में देखा होगा कि यदि उनको प्रेगनेंसी वाला जो क्लिप दिखानी है या प्रेगनेंसी वाला यहाँ पे आपको दिखाना है तो उल्टियाँ करके, चक्कर करके दिखा दिया जाता है। बट क्या एक्चुअल में यहाँ पर वो सही है? तो नहीं। तो वीकनेस होती है जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव की जाती, वो रीज़न है चक्कर आने के। लेकिन मॉर्निंग सिकनेस का या उल्टियों के लिए तो एक हार्मोन ही जिम्मेदार है, उसका नाम होता है HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। एज सून एज प्रेगनेंसी कंसीव होती है, तो ब्लड में ये हार्मोन इजीली है जो डिटेक्ट हो जाता है। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो UPT किट से किया जाता है, जो 2 पिंक लाइन आती हैं, वो इसी हार्मोन का यूरिन में प्रेजेंस होने के कारण आती हैं। फिर से सुनिए कि प्रेगनेंसी टेस्ट आप जो करते हैं, जो 2 पिंक लाइन किट पर आती हैं, वो आती हैं यूरिन टेस्ट में, किससे? HCG हार्मोन की प्रेजेंस के कारण। अब महिलाओं में यदि जो मॉर्निंग सिकनेस हो रही है या वॉमिटिंग फील हो रही है, उसको क्या कहा जाता है? हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं हम उसको हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। अब ये जनरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती हैं। कब होती हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में होती हैं, तो वो है 1 से 3 महीने का दौर। धीरे धीरे प्रेगनेंसी 3 मंथ के बाद आगे जाती है, तो ये जो मॉर्निंग सिकनेस है धीरे धीरे सबसाइड होने लगती है। क्लियर? तो यहाँ पे कब होगा? गर्भावस्था के 1 से 3 महीने में। फिर यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ICMR 2010, अमाउंट ऑफ किलो कैलोरीज रिक्वायर्ड बाय चिल्ड्रन 1 to 3 ईयर एज ग्रुप पर डे। तो ICMR के अनुसार 1 से 3 साल के बच्चे को कितने किलो कैलोरीज की ज़रूरत होती है? 2000, 100, 1800, 1690 या 1060। ध्यान से सुनिए, पर कैलोरी पर केजी बॉडी वेट। 1 साल के बच्चे को 1000 कैलोरीज की ज़रूरत होती है। सिंपल सा फंडा, 1 साल के बच्चे को पर डे 1000 कैलोरीज की ज़रूरत होती है। बच्चा 1 से 3 साल का है तो उसको 1060 किलो कैलोरीज की डेली रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर रखना है, जिनके घर में भी बच्चे हों, तो आपको जब भी आप उसको खाना पीना खिलाते हैं तो ऐसा नहीं बच्चा 1 से 3 साल की उम्र का है तो उसको ग्लास भर भर के दूध बस देते रहें। उसको पूरा संपूर्ण आहार आप दीजिए, जो भी आपके घर में खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल हैं वो दीजिए। बस ध्यान रखिए कि बच्चे को इस तरीके की चीज़ें खिलाइए कि वो अपने गले में उनको फंसा ना पाए। तो 1 से 3 साल की उम्र का बच्चा है तो उसको 1060 किलो कैलोरीज पर डे ज़रूरत पड़ेगी। फिर है ट्यूबरक्लोसिस इज एन इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। तो टीबी को कॉज करने वाला बैक्टीरिया पूछा है, कौन सा होगा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम मारिनम, फोर्टिनम या फिर चिलोनी। तो यहाँ पर टीबी का जो बैक्टीरिया वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। फिर ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन गिवन टू द इन्फेंट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ। तो ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है, इन्फेंट्स को किससे प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। जब यहाँ पर ट्रिपल है तो इसका मतलब होता है 3। कितना? 3। ट्रिपल मीन्स 3, तो 3 एंटीजन वैक्सीन कौन सी है? पोलियो, डिप्थीरिया, टिटनस, डिप्थीरिया वुफिंग कफ टिटनस, टिटनस ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, डिप्थीरिया टाइफॉइड एंड टिटनस। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पोलियो के लिए वैक्सीन दी जाती है, ओरल पोलियो वैक्सीन एट द टाइम ऑफ बर्थ। जो 0 डोज दिया जाता है वो 2 बूंद दी जाती हैं, ओरल दी जाती हैं पोलियो से प्रिवेंट करने के लिए। नाउअडेज IPV भी अवेलेबल है इंजेक्टेबल फॉर्म में।
अब डिप्थीरिया टिटनस तो यहाँ पे 2 बचे, तो ये वाला आपका ऑप्शन नहीं होगा। जो ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है उस वैक्सीन का नाम होता है DPT, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस। अब आप अपने ऑप्शन में देखिए कि एक ऑप्शन में DPT कहाँ पर है। फर्स्ट में तो पोलियो है, दूसरे में आपको लगेगा डिप्थीरिया है, वूफिंग कफ है, टिटनस है, पर्ट्यूसिस नहीं है। तो जो वूफिंग कफ है इसी का दूसरा नाम है पर्ट्यूसिस। जो DPT वैक्सीन है ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है, तो इसमें जो वूफिंग कफ है इसी को कहते हैं हम पर्ट्यूसिस, काली खांसी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। टिटनस के लिए TT का डोज दिया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस के लिए BCG वैक्सीन अवेलेबल है। कौन सी? BCG। तो यहाँ पर जो अवेलेबल जो वैक्सीन है ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन, तो फिर डिप्थीरिया, वूफिंग कफ और टिटनस DPT ये कब दी जाती है? जब बच्चे की उम्र 6 वीक हो, 10 वीक हो और 14 वीक्स हो। कंटिन्यूस वे में यदि हम कहें तो 6, 10, 14 वीक्स में दी जाती है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द डाइट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। तो गर्भवती महिलाओं की डाइट में क्या शामिल नहीं किया जाना चाहिए? फ्रूट, फल सब्जियां दी जानी चाहिए। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी है? कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए। अनाज और दालें दी जानी चाहिए। शराब और धूम्रपान नहीं करना है। क्या है? शराब और धूम्रपान नहीं करना है। तो आपका आंसर होगा कौन सा? 3rd नंबर का। यह अवॉइड करने के लिए कहा जाता है कि आप प्रेगनेंसी के पहले शराब पीती थी, सिगरेट स्मोक करती थी तो आप छोड़ दीजिए। फिर है यहाँ पर द 5 फूड ग्रुप सिस्टम कैन बी यूज्ड बाय द हेल्थ प्रोफेशनल फॉर द फॉलोइंग पर्पस। तो यहाँ पर निम्नांकित प्रयोजनों में स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा 5 भोजन समूह सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो कौन? यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि 5 कौन कौन से हैं। दालें हो गई, ग्रेन हो गए, फ्रूट वेजिटेबल्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए। और यहाँ पर क्यों किए जाते हैं? ताकि जो न्यूट्रिशनल काउंसलिंग है उनके लिए, फूड लेबलिंग और सर्वेलेंस सिस्टम के लिए, थेरापीटिक डाइट आपको मरीज में आपको लेट से आपका मरीज प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन वाला बच्चा आता है, कुपोषण वाला आता है, तो उसमें हाई कैलोरी किस में रहेगी, किस तरीके की डाइट देना। यदि BP वाला मरीज आता है तो आप उसको किस तरीके की डाइट देंगे। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आपकी इंक्लूडेड हो जाएंगी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो इनमें से एसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा है? एलानिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड या फिर लाइसिन। तो अमीनो एसिड 2 तरीके के होते हैं, एक होता है एसेंशियल, दूसरा होता है नॉन एसेंशियल। तो एसेंशियल अमीनो एसिड है इनमें से ओनली लाइसिन। कौन सा? लाइसिन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मीजल्स। तो खसरे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? बैक्टीरिया है क्या, वायरस है, एल्गी है, फंगई है। तो खसरा और मीजल्स के लिए जिम्मेदार है ओनली विषाणु और वायरस। क्या है? विषाणु और वायरस। मीजल्स का एक आपको एग्जाम में आता है कॉम्प्लिकेशन और एक क्लासिकल साइन, तो वो होता है कॉप्लिक स्पॉट्स। क्या है? कॉप्लिक स्पॉट्स। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कैन बी सिंथेसाइजिंग इन द ह्यूमन बॉडी। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। इसके आगे के जो 26 से 50 तक क्वेश्चन होंगे वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तो कौन सा है जो बॉडी में सिंथेसाइज होने वाला विटामिन है? A, C, D या फिर E। विटामिन 2 तरीके के होते हैं, पानी में घुलनशील, वसा में घुलनशील और फैट सॉल्यूबल। तो यहाँ पर जो विटामिन हमारी बॉडी में संश्लेषित हो जाता है वो कौन सा है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आई होप सो कि आपको ये पेपर अच्छा लगा हो न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग। तो आप यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन पेपर्स को शेयर कर सकते हैं। मैं वंस अगेन आपको रिपीट करती हूँ कि ये मेडिकल एंड नर्सेज हब का 2nd शॉर्ट्स चैनल है, जहाँ पे आपको नर्सिंग के अलावा अदर कैटेगरी के पेपर्स, अदर कैटेगरी की सीरीज़ और अदर कंटेंट अवेलेबल करवाया जाएगा। वहाँ पे आपकी जैसे क्लासेस चलती हैं वैसे कंटिन्यूस चलते रहेंगी, कोई भी ब्रेक नहीं होगा। साथ ही साथ यहाँ पे भी आपको नॉलेजेबल चीज़ें हैं जो बताई जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, गुड नाइट।